नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। आज हम एक और नए धमाकेदार मॉडल के पेपर के साथ हाजिर हुए हैं दोस्तों। हमने कुल 8 मॉडल पेपर हल कर लिए हैं। आज ये हमारा नवा मॉडल पेपर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये सभी के सभी मॉडल पेपर आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को टारगेट करते हुए आपके लिए लाए जा रहे हैं दोस्तों। बस आपको कुछ नहीं करना है, डेली बेसिस पर अपना टेस्ट देना है 8 PM। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास का टाइम आप सभी को पता होगा दोस्तों। 8 PM इस क्लास का टाइम है। सभी को अपना टेस्ट देना और अपनी तैयारी एनालाइज करनी है दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोग जुड़िएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। इस प्रश्न का आप लोग सभी कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए, निम्न में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है मित्रों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मदन मोहन मालवीय ने, या फिर एनी बसंत ने। कमेंट करिए दोस्तों, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। अगर आप लोग मित्रों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये मॉडल पेपर सभी देखकर चले जाते हैं तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोग कंटिन्यू बेसिस पर पढ़ते रहिए। जल्दी से बताइए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था दोस्तों? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही शानदार ये क्लास है, सभी विषयों का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों आपका इसी क्लास के अंदर। बस आप लोगों को अंत तक बने रहना है मित्रों। इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों, किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था दोस्तों। अगर हम यहीं पर बात करें, प्रथम गोलमेज कब हुआ था दोस्तों? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह आपके हुआ था दोस्तों 12 नवंबर 1930 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, ये कहां पर हुआ था क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह सम्मेलन आपके दोस्तों सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी सेंट जेम्स पैलेस कहां पर है? तो बिल्कुल, ये सेंट जेम्स पैलेस आपके लंदन में है दोस्तों। कहां पर है ये? लंदन में है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग बिल्कुल ऑप्शन बी को सही टिक करेंगे दोस्तों। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को टिक किया वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक मॉडल पेपर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों। मैं अभी बार बार बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इनसे। बस आप लोग सभी मॉडल पेपर देख लीजिए दोस्तों। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 203, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? क्या बात है, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन आया है। जल्दी से बताएं दोस्तों, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आया है मित्रों। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? 14 नवंबर 1946 को, 24 अक्टूबर 1946 को, 3 सितंबर 1946 को, या फिर 6 दिसंबर 1946 को? कमेंट करिएगा दोस्तों, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। जल्दी से बताएं दोस्तों, अंतिम सरकार में कब सम्मिलित हुई मुस्लिम लीग? ये हुई है दोस्तों आपके कौन से? 24 अक्टूबर 1946 में दोस्तों। कब हुई दोस्तों? 24 अक्टूबर 1946 में दोस्तों मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार के अंदर सम्मिलित हुई दोस्तों, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को टिक किया है वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहा भाई। इसी प्रकार से आप लोग कंटिन्यू बेसिस पर पढ़िए दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है कि अब दिन बहुत कम बचे हैं दोस्तों, गिने चुने 25-20 दिन बचे हुए। इन 25 दिन में दोस्तों दिन रात एक करना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 देखिए, 204वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 3 संख्याएं दे रखी हैं 2:3:5 के अनुपात में, ठीक है। और उनका लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है 90। तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? मतलब कि HCF पूछ रखा है दोस्तों। जल्दी से बताइए, LCM दे रखा है 90, तो HCF क्या होगा? ये 3 अनुपात दे रखे हैं, 3 रेशो दे रखे हैं। कमेंट करिएगा, सभी बच्चे बताएं क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए। पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते सॉल्व करेंगे दोस्तों। यकीन नहीं होता तो देखिए दोस्तों,
तीन संख्या दे रखी है, किस अनुपात में? 2 अनुपात, 3 अनुपात और 5 अनुपात। तो हम यहां पर लिख देते हैं ए, बी और सी। यहां पर 3 अनुपात दे रखे हैं, 2 अनुपात, 3 अनुपात और 5 अनुपात में। ठीक है, ये तुमको क्या दे रखा आप लोगों को ये, और दोस्तों इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है, यानी कि एलसीएम कितना दे रखा है? इनका एलसीएम दे रखा है दोस्तों 90। कितना दे रखा है इनका एलसीएम आपको? 90, यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है? 90। लेकिन आप सभी को पता है 2, 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम कितना होगा? 30 होता है। यानी कि क्वेश्चन ने इसी 30 की वैल्यू दे रखी है। लगभग आपको दिख रहा है गुरुजी यहां पे कितना दिख रहा है? गुरुजी यहां पर 3 गुना दिख रहा है। कितना गुना दिख रहा है दोस्तों? 3 गुना दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो 3 गुना दिख रहा है यही आपका महत्तम समापवर्तक है। क्या है? HCF है। ठीक है, तो यही आपका महत्तम समापवर्तक है दोस्तों। तो बिल्कुल आप सी ऑप्शन टिक करेंगे। क्या बात है, बहुत सारों ने टिक भी कर दिया। बहुत अच्छी तैयारी चलिए दोस्तों, आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 205 देखिए। निम्न में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन समानता, दूसरा ऑप्शन अखंडता, तीसरा ऑप्शन संप्रभुता, चौथा ऑप्शन बंधुत्व। कमेंट करिए दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से इनमें से कौन सा शब्द था जो सम्मिलित नहीं था। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करिएगा दोस्तों। ये क्लास दोस्तों आपके डेली 8 PM पर चलती है दोस्तों। आप लोगों को सभी को जुड़ना है और सभी को टेस्ट देना है और अपनी तैयारी को एनालाइज करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है मित्रों। कमेंट करिए दोस्तों, 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या सम्मिलित नहीं था? वो था दोस्तों अखंडता। जी हां दोस्तों, अखंडता सम्मिलित नहीं थी दोस्तों। क्या नहीं थी? अखंडता सम्मिलित नहीं थी 1975 में। ठीक है, तो बी ऑप्शन जिस भी स्टूडेंट ने टिक किया वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहा है भाई। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 206। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट क्या, डबल, ट्रिपल, कितने भी स्टार लगाने लगा दीजिए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा का सीधा आपके 18 फरवरी को ये जो आपके एग्जाम होगा उसमें छपने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से देखिए, पहला ऑप्शन उत्तर प्रांत, दूसरा ऑप्शन संयुक्त प्रांत, तीसरा उत्तरा और चौथा रामकृष्ण प्रदेश। जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार है। देखिए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूंगा। देखिए 1836 यहां पर मैं लिख देता हूं। 1836 में दोस्तों उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर, जो भी मैं स्लाइड पर पढ़ा रहा हूं वो सीधा का सीधा एग्जाम में छपेगा मित्रों। उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है, कब? 1836 में इसे जाना जाता था। ठीक है, अब अगर वही बात करें 1877 की, वापिस नाम बदला गया था यूपी का। 1877 में क्या किया था? पश्चिम प्रांत आगरा व अवध। क्या नाम किया इसका? पश्चिम प्रांत आगरा व अवध। ठीक है, पश्चिम प्रांत आगरा व अवध कर दिया गया। ठीक है, 1877 की बात कर ली। एक बार और होता है चेंज 1902 में। कब होता है मित्रों? 1902 में। 1902 में जब चेंज होता है तब क्या नाम रखते हैं? तब रखते हैं संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। क्या रखते हैं? संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गई अभी तक 1902 की बात। अब दोस्तों एक बार और नाम चेंज होता है दोस्तों इसका। एक बार दोस्तों और नाम चेंज होता है, वो हम अगले पेज पर आपको दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला पेज ले लेते हैं। अगले पेज दोस्तों देखेंगे 1937 में एक बार नाम और चेंज होता है। 1937 में दोस्तों इसका नाम रखा जाता है संयुक्त प्रांत। क्या रखा जाता है? संयुक्त प्रांत रखा जाता है दोस्तों इसका नाम, संयुक्त प्रांत। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर एक बार अंतिम बार चेंज होता है 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। कब चेंज होता है इसका? 24 जनवरी 1950 में दोस्तों। 24 जनवरी 1950 में इसका नाम वापिस चेंज होता है। क्या रखा जाता है? उत्तर प्रदेश दोस्तों, जो अभी प्रेजेंट में है। ठीक है मित्रों,
तो ये सभी के सभी फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मित्रों, ठीक है। तो इन सभी को आपको ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है, ठीक है। देखिए 1836 में उत्तरी प्रांत पश्चिमी प्रांत हो गया था, ठीक है। 1877 में पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध, 1902 में संयुक्त प्रांत व आगरा व अवध, और 1937 में संयुक्त प्रांत, और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश फाइनली हो गया था, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन 207वां देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपको दोस्तों वर्दी दिलाने में मदद करेंगे दोस्तों। आपको पूरा वीडियो अंत तक वॉच करना है, ठीक है। बहुत ही शानदार ये क्लास है, सभी मित्रों में शेयर करके आ जाएं, एक बार जल्दी से सभी मित्रों में शेयर कर दें। आज हमारा ये नवा मॉडल पेपर है मित्रों। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, किसी सांकेतिक भाषा में गो को 32 लिखा गया, शी को 49 लिखा गया, तो द को किसके क्या लिखा जाएगा? THE, द को क्या लिखा जाएगा? पहला ऑप्शन 56, दूसरा ऑप्शन 48, तीसरा ऑप्शन 62 और चौथा ऑप्शन 64। कमेंट करिएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने। क्या राइट ऑप्शन होगा? किसी सांकेतिक भाषा में गो को 32 लिखा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन तोड़ता है दोस्तों, किसका दिमाग चलता है। दोस्तों देखने में टफ लग रहा है लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही इजी है, चुटकियां बजाते सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए GO, गो, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। गो यानी जी, इसका जो फर्स्ट अक्षर है ना, उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? टी, और ओ का जस्ट अपोजिट क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। ओ का अपोजिट होता है एल, और आप सभी को पता है कि टी आता है 20 पर, एल आता है 12 पर, दोनों को प्लस किया, जवाब आता है 32। क्या बात है गुरुजी, रिलेशन बन गया इसमें। तो चलो वही रिलेशन अब हम SHE शी के साथ बना लेते हैं। यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं SHE शी, ठीक है। आप सभी को पता है एस का उल्टा क्या होता है? एस का जस्ट अपोजिट होता है एच। क्या होता है मित्रों? एच, और एच सभी को पता है 8 पर आता है, ठीक है। एच कितने पर आता है? 8 पर, और एच का अपोजिट जस्ट एस होता है, और एस सभी को पता है कितने पर आता है? 19 पर आता है। और ई का जस्ट अपोजिट क्या होता है? ई का जस्ट अपोजिट क्या होता है? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट। ई का वी अपोजिट होता है, और वी क्या अपोजिट होता है? ई का वी होता है, और वी कितने पे आता है? आप सभी जानते हैं वी आता है 22 पर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? 18 में 22 में 8 जोड़ोगे 30, 30 में 19 जोड़ेंगे तो 49। जी हाँ बिल्कुल बन रहा है। अब वही हम द के साथ देखेंगे अगले पेज पर। अगले पेज पर हम द के साथ देखेंगे वही रिलेशन, THE, द। देखिए टी का उल्टा क्या होता है? जी, ठीक है। टी का उल्टा जी, एच का उल्टा एस, ठीक है, और वी का उल्टा, ई का उल्टा वी, ई का उल्टा वी, ठीक है। G7 पर बिल्कुल सही बात है, S19 पर बिल्कुल सही बात है, V22 पर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों? इनको प्लस कर दीजिए दोस्तों। इनको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आता है? 48 बनेगा। क्या बनेगा? तो 48 हमारे किस ऑप्शन में है? 48 बिल्कुल हमारे बी ऑप्शन में है। क्या शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, मजा आ गया इस क्वेश्चन में दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जस्ट इसका अपोजिट लिखा हुआ था, ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 208 देखिएगा। अलंकारों के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं दोस्तों? मैंने कहा था दोस्तों आपके हिंदी के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे इस मॉडल पेपर के अंदर। आपके सभी विषयों का रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। डेली 8 बजे जुड़िएगा दोस्तों मेरे साथ, ठीक है। पहला ऑप्शन 5, दूसरा 10, तीसरा 2 और चौथा 6, ठीक है दोस्तों। कमेंट करिए कितने अलंकारों के मुख्य रूप से पूछा मित्रों, गलत कोई नहीं करेगा। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं सभी बच्चे बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इस मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग जल्दी से जुड़िएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोगों के लिए। जल्दी से जुड़ जाइएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी आपको, सिर्फ आपको पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। अलंकारों के अगर मुख्य रूप से हम भेद देखें तो कितने होंगे दोस्तों इसके मुख्य रूप से भेद? इसके मुख्य रूप से 2 भेद होंगे दोस्तों। कितने? 2 भेद, यानी कि सी ऑप्शन। किन स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को लॉक किया भाई? ऑप्शन सी को जो भी मेरे स्टूडेंट लॉक करें वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार करें भाई। इसी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करेंगे दोस्तों। अगर इसी तरीके से आप पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं, पेशेंस से पढ़ते हैं, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कर्म करते रहिए दोस्तों, फल अवश्य मिलेगा। क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। यदि 7 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो वार्षिक दर ज्ञात करिए दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन 5%, दूसरा ऑप्शन 9%,
तीसरा ऑप्शन 8% और चौथा ऑप्शन 6%। देखने में लग रहा है टफ, लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चुटकियां बजाते दोस्तों। कैसे? चुटकियां बजाते दोस्तों। जल्दी से बताइए, जिसको आता है वो कमेंट करें, जिसको नहीं आता है वो देखिए कैसे चुटकी बजा के हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो रेट होती ना, रेट यानी दर गुणा टाइम यानी टी बराबर किसके होता है? साधारण ब्याज के, यानी एसआई के बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है, साधारण ब्याज के बराबर होता है। अब क्वेश्चन ने जो बोला हम वही करेंगे। 7 वर्ष यानी टाइम दे रखा उसने, हम यहां पर लिखेंगे टाइम की जगह, ठीक है। 7 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है। जो मूलधन साधारण ब्याज का दे रखा है वो किसके? 35% के बराबर है। तो वार्षिक दर याद करना है, यानी ये याद करना है इस डिब्बे में। तो देखिए ये 7 गुणा में इधर आके भाग में आएगा, तो जैसे इसको काटेगा तो 5% दर निकल के आएगी। क्या बात है गुरुजी, हमने तो इसे चुटकी बजाते ही सॉल्व किया। जी हाँ, बिल्कुल आप चुटकी बजाते ही सॉल्व करोगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो 5% बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए, ठीक है। जिसको समझ में आ गया, ठीक है, जिसको समझ में आ गया वो जल्दी से वीडियो को लाइक करेगा, थम्स अप क्रिएट करेगा, हाँ गुरुजी मुझे समझ में आ गया। जिसको नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 210 देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मोजावे रेगिस्तान कहां पर स्थित है? क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इजराइल, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन चिली। ये 4 देश आपके सामने, आप लोग बताइएगा कि मोजावे रेगिस्तान कहां पर स्थित है मित्रों। जल्दी से बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, मेरे जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों। अगर रेगिस्तान की बात करी जा रही है तो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान जो आप सभी जानते हैं सहारा है। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है दोस्तों, बहुत ही गर्म रेगिस्तान है। और ये रेगिस्तान कहां पर है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये रेगिस्तान आपके अफ्रीका महाद्वीप में है मित्रों। कहां पर है ये? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। अगर सारा रेगिस्तान की बात करिए तो हम गोबी रेगिस्तान को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों? गोबी मरुस्थल को कैसे भूल सकते हैं? जी हां दोस्तों, गोबी मरुस्थल, ये आपके दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वापस बोल रहा हूं, ये पूछते हैं एग्जाम्स में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, कि गोबी मरुस्थल किन देशों में है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मंगोलिया प्लस चीन में है दोस्तों। मंगोलिया मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, 1 मिनट में इसके रफ करके अच्छे से लिख देता हूं। यह आपके मंगोलिया प्लस चीन में है मित्रों। मंगोलिया एग्जाम में पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मंगोलिया प्लस चीन देश में है दोस्तों ये गोबी का मरुस्थल, ठीक है। तो आप लोग बताइए मोजावे रेगिस्तान कहां पर है? तो ये मोजावे रेगिस्तान दोस्तों आपके अमेरिका में है दोस्तों। कहां पर है ये? किस देश में है ये? अमेरिका देश में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है भाइयों, बिल्कुल सी जवाब सही है दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी करें जिन्होंने पहले ही ऑप्शन टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 211, उत्तर प्रदेश के किस जिले के कलापी हस्त निर्मित कागज को जीआई का टैग मिला है? क्या बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार लगाइए, एग्जाम में सीधा छपेगा ये क्वेश्चन, करंट अफेयर से संबंधित है। पहला ऑप्शन कुशीनगर, दूसरा ऑप्शन कन्नौज, तीसरा कौशाम्बी और चौथा जालौन। सभी बच्चे बताएंगे, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने योग्य क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको वर्दी दिलाने में मदद करेंगे, इसलिए आपको कंटिन्यू वॉच करना है, अंत तक बने रहना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को के कलापी हस्त निर्मित कागज को जीआई का टैग मिला है? वो जिला कौन सा है दोस्तों? वो जिला जालौन है मित्रों। कौन सा जिला है? जालौन है दोस्तों, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को एक झटके में लॉक किया है वो अपनी तैयारी भाई बहुत ही शानदार कर रहा है। इसी प्रकार से आप लोग कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन पक्का है। अगला क्वेश्चन नंबर 212 देखिए, क्या बात है, एनालॉजी से संबंधित बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 196 का संबंध 2 से है, 784 का संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? क्या बात है, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है और मेरे सभी स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि इसका जवाब एक झटके में सॉल्व कर देंगे। पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा ऑप्शन 7 है। तो आप लोग कमेंट करिएगा मित्रों ये किसका है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट करेंगे दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा, सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन ने सभी का दिमाग घुमाया होगा, जिन्होंने एक झटके में किया उनकी तो क्या ही कहने दोस्तों, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया वो अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे।
देखिए दोस्तों, ये 196 आपके 14 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 14 का वर्ग है। तो आपको इसको 7 से भाग देना है, तो आपको अवश्य 2 मिलेगा। जी हाँ गुरुजी, आप सही कह रहे हो, 2 ही मिल रहा है। तो बिल्कुल ही आ गया। वही डायरेक्शन आप 784 के साथ लगाइए। तो 784 आप सभी को पता है 28 का वर्ग है, 28 का स्क्वायर है। इसको भी 7 से भाग करेंगे। गुरुजी इसको 7 से भाग करने पर क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। दोस्तों यहां पर एक संख्या विलुप्त है, यहां पर 4 आएगा। ठीक है, यहां पर टेक्निकल टीम ने एक संख्या मिस कर दी है, यहां पर 4 आएगा। ठीक है, मिल रहा बराबर। ठीक है, अब वही आपको करना है 31 और 36 के साथ। 31 और 36 किसका वर्ग है? लगाइए दिमाग। 6 आ रहा है, तो आप लास्ट यूनिट प्लेट देखिए किसमें 6 आता है, यानी 6 में आ रहा है, तो यानी 56। हाँ 56 है इसका वर्ग। जी हाँ दोस्तों, ये 56 इसका वर्ग है। और 56 को भी जब 7 से भाग करेंगे तो गुरुजी हमें मिल रहा है 8। और गुरुजी हमारा 8 तो हमारे बिल्कुल सी ऑप्शन में। क्या बात है, इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी हम कैसे पता करें? देखिए दोस्तों, हमें अब लगे हाथ में आपको एक ट्रिक और दिखा देता हूं। किसी का भी वर्ग निकालना हो, सपोज मैंने यहाँ पे 64 का मुझे वर्ग निकालना है, तो ट्रिक देखिएगा दोस्तों कैसे करेंगे। देखो 4 का वर्ग 16 होता है, यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, 6 का वर्ग 36 होता है, 6 इन दोनों को गुणा करेंगे 24 आएगा, और 24 2 48 करेंगे। एक डिजिट, एक नंबर यानी यूनिट प्लेस डिजिट को छोड़ के 48 लिख दीजिए। ठीक है, तो 6 का 6, 8 और 1 9, 6 4 10 की 0 कैरी 1, 3 और 1 4, 40 96। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से मैंने सॉल्व किया। इसी ट्रिक से आप किसी का भी वर्ग को आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213। यदि y x के अनुक्रमानुपाती है और x 24 है तो y 16 है, तब जाके आपको x 45 दिया है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए। y x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन से। पहला ऑप्शन 30, दूसरा ऑप्शन 24, तीसरा ऑप्शन 45, चौथा ऑप्शन 40। कमेंट करिएगा दोस्तों, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको आप 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसी आपकी इच्छा है दोस्तों उस प्रकार से आप सॉल्व करिए। बस हमें आंसर चाहिए। अगर एक झटके में तोड़ना है, आंख बंद करके चुटकियां बजा के सॉल्व करना, तो देखिए ऐसे करेंगे। x और y लिखिए। x y का अनुपात कितना दे रखा है? एक x का 24 और इसका 16। तो इसको आप क्या करेंगे? 8 के टेबल से काटेंगे दोस्तों इस अनुपात को। 8 3 24 और 8 दूनी 16। ठीक है, अब x का मान कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। लगभग आपको 15 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो वहीं आप 15 गुना यहां पर भी करिए, तो 15 दूआ 30 होता है। तो बिल्कुल 30 किस ऑप्शन में दिख रहा है? गुरुजी 30 तो हमारे ए ऑप्शन में दिख रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाइयों, 30 आपके ए ऑप्शन में दिख रहा है। बिल्कुल सही जवाब है भाई। इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करेंगे दोस्तों। कितना शानदार क्वेश्चन था और हमने इसे कितने इजी तरीके से तोड़ा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 214। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? क्या बात है, बहुत ही शानदार है। चाइना, श्रीलंका, अमेरिका या फिर बांग्लादेश? कमेंट करिएगा दोस्तों सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान लिखा था दोस्तों? वो देश था दोस्तों आपके बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था हमारे भारत के साथ साथ। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान तो लिखा ही है, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों हमारे भारत के अंदर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। कब मिला था? 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। ये पहले भारतीय थे, पहले एशियाई थे दोस्तों, जिनको 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। पहले भारतीय थे दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। आप सभी को पता है गुरुजी, इनको नोबेल पुरस्कार तो मिला है, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? इनकी एक रचना थी दोस्तों, इनकी एक रचना थी और उस रचना का नाम है गीतांजलि। जी हाँ दोस्तों, फेमस है दोस्तों बहुत ही। गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। पहले भारतीय थे दोस्तों। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। क्यों मिला? उनकी रचना गीतांजलि पर दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 215 देखिए। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां से प्राप्त हुआ था दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देवगढ़ से, कुशीनगर में, अयोध्या में या फिर मथुरा में? सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा।
गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां प्राप्त हुआ था दोस्तों? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ था देवगढ़ में दोस्तों। जी हां दोस्तों, देवगढ़ में। अब ये देवगढ़ स्थान कहां पर है? तो देवगढ़ स्थान दोस्तों आपके ललितपुर में है दोस्तों। ये दोस्तों ललितपुर नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि यही यूपी में सबसे ज्यादा यूरेनियम निकाला जाता है, यूरेनियम मिलता है, तो वो है आपके ललितपुर दोस्तों। सबसे ज्यादा यूरेनियम मिलता है, ठीक है दोस्तों। ललितपुर में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है दोस्तों। यूपी में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां पाया जाता है? तो वो स्थान है ललितपुर, और वही स्थान में देवगढ़ है दोस्तों, ठीक है। और देवगढ़ क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि देवगढ़ किस नदी पर है स्थित है दोस्तों? तो देवगढ़ आपके बेतवा नदी पर स्थित है मित्रों। किस नदी पर? बेतवा नदी पर स्थित है ये देवगढ़ दोस्तों, ठीक है। तो जो भी फैक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है वो सीधे के सीधे एग्जाम में छपने वाले फैक्ट है मित्रों। अगला क्वेश्चन 216, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों, डबल स्टार लगाइए। पाई डंडा दोस्तों, यहाँ पे पाई डंडा है, ठीक है। पाई डंडा, कथक नृत्य, साइना नृत्य नाच और जागरण नाच, ये तो आप सभी को पता है शास्त्रीय नृत्य है भाई यूपी का, ठीक है। कोई इसको कथकली तो नहीं समझ रहा है, केरल तो नहीं बता रहा है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य कथक, ठीक है। कमेंट करिए उत्तर प्रदेश का वो कौन सा लोक नृत्य है जो गुजरात के डांडिया जैसा है? तो वो एक ही नृत्य है, वो कौन सा? पाई डंडा। जी हाँ दोस्तों, पाई डंडा नृत्य दोस्तों आपके गुजरात के डांडिया जैसा है दोस्तों। आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 217 देखिए। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकदार है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि। सभी बच्चे कमेंट करेंगे दोस्तों, कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकदार है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या राइट ऑप्शन होने वाला है प्रश्न के लिए। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक में कंजूसी ना करें दोस्तों, लाइक ठोकें जल्दी से एक। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, जल्दी से एक लाइक कर दें और सभी मित्रों में इस इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को शेयर कर दें। जितना हो सके दोस्तों इस इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को शेयर करिए आपके सभी मित्रों में दोस्तों, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे व्हाट्सएप, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हैं वहां इसको शेयर करिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकदार है? तो वो ग्रह कौन सा है सबसे अधिक चमकदार? गुरुजी एक ही ग्रह है, उस ग्रह का क्या नाम है? उस ग्रह का नाम शुक्र है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकदार होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगर गुरुजी क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, सबसे बड़ा ग्रह यहां पर लिख देता हूं, बृहस्पति है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सॉरी यहां पर ग्रह होगा, मैंने गलत लिख दिया है। हाँ ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। गुरुजी आपने सबसे बड़े ग्रह की तो बात कर ली है, लेकिन सबसे छोटा ग्रह तो नहीं बताया आपने। हाँ तो बिल्कुल सबसे छोटा ग्रह आप लोग ध्यान रखेंगे बुध है दोस्तों, सबसे छोटा है दोस्तों ये ग्रह, ठीक है, सबसे छोटा। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह अगर आप लोग जान लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह की बात करें तो सबसे ठंडा ग्रह आप ध्यान रखेंगे कौन सा है? वरुण ग्रह। कौन सा है? वरुण ग्रह, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन में एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि सबसे लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह पूछ लिया जाए तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे अरुण ग्रह। कौन सा है? अरुण ग्रह। तो ये कुछ ग्रहों से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है ज्ञानीनीड। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानीनीड जो एक बृहस्पति है, ग्रह ही है, इसके समान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 218 देखिए। टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करती है, शेष 30% ईंधन पर खर्च करती है और उसके पास बचते कितने? 4900 रुपए। टीना का वेतन क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया आपके सामने दोस्तों, और इसको आप कैसे उड़ाओगे, कैसे तोड़ोगे? चुटकियां बजाते दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन 12,000, दूसरा 10,000, तीसरा 8,000 और चौथा 6,000। जिन्होंने एक झटके में आंसर दे दिया तो उनका तो क्या ही कहना, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। और जिनको इस क्वेश्चन को तोड़ना है चुटकी बजाते, वो इस प्रकार से तोड़िएगा। कैसे? देखिएगा दोस्तों, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते तो आपको क्या टेक्निक लगानी, देखिए। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि फुल प्रतिशत 100% सैलरी होती है। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं 100%, ठीक है, 100% सैलरी थी। अब इसमें से देखिए वो क्या करता है, टीना क्या करती है कि 30% भोजन पर खर्च करती है। अगर 30% खर्च करती है तो बचत कितनी हो जाएगी? 70% की, ठीक है। अगर 30% भोजन पर खर्च करती है तो उसके पास बचा 70%, ठीक है। अब इस 70% का वो
वो क्या करती है, 30% खर्च कर देती है। किस पर? 30% किस पर खर्च करती है? ईंधन पर। अगर वो 70 का 30% निकालती है, यहां पर 70 का 30% निकाल लो, बहुत ही इजी तरीके, 7 या 21 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। 2 जीरो को 2 जीरो टर्मिनेट करिए, 21। जी हाँ दोस्तों, इस 70% का 30% खर्च करती है तो उसके पास बचता है 21, यानी कि 70 में से आप अगर 21 को माइनस करते हैं तो जवाब आता है कितना? 6 4 49। तो उसके पास बचते कितने रुपए हैं? 49 रुपए उसके पास शेष बचते हैं। लेकिन 49 नहीं बचते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके पास बचते हैं 4900, 4 या 900, यानी लगभग 100 गुना दिख रहा है। तो 100 को आप 100 से ही गुणा करिए, अंतिम से उसकी हमें वेतन पूछना है ना, तो 100 को 100 से गुणा करेंगे तो आपके पास जवाब निकल आता है 10,000। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से तोड़ेंगे। क्या बात है, कितना टफ क्वेश्चन था और हमने कैसे चुटकी बजाते सॉल्व किया है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से सॉल्व करोगे जब आप मुझसे डेली 8 PM पर मिलोगे, डेली नए मॉडल पेपर के साथ दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 219 देखिए, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल, बुर्जिला, पीर पंजाल या फिर जोजिला? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये गुजरता है दोस्तों आपके पीर पंजाल दर्रे से दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए 220, जहांगीर ने दोस्तों, के नहीं है, ने दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहां पर आप ने मेंशन करिएगा। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया है? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। सर थॉमस रो को, एडवर्ड टेरी को, हॉकिंस को या फिर इनमें से कोई नहीं? कमेंट करिएगा। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया है दोस्तों हॉकिंस को। किसको सम्मानित किया है? हॉकिंस को सम्मानित किया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इनको और किस किस की उपाधि मिली है? हॉकिंस को दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, इनको इंग्लिश की उपाधि मिली है, इनको इंग्लिश की उपाधि मिली है। और अगर बात करिए तो इनको और किसकी मिली है? इनको फिरंगी खान की उपाधि मिली है, फिरंगी खान की उपाधि मिली है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने दोस्तों 1608 ईस्वी में जहांगीर से मुलाकात करी थी, ठीक है, जहांगीर से मुलाकात करी थी, फिर जहांगीर ने उपाधियां प्रदान करी हैं, सम्मानित किया उपाधियों से। अगला क्वेश्चन 221, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब औरंगजेब है। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन 222, बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है? क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इलाहाबाद में, लखनऊ में, पटना में, आगरा में? जल्दी से बताइए, बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे। ये स्थित है दोस्तों आपको लखनऊ में। जी हाँ दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा आपके लखनऊ में स्थित है। बड़े इमामबाड़े को दोस्तों भूल भुलैया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूल भुलैया भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको दोस्तों भूल भुलैया भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अवध के नवाब आसफ उद दौरानी ने इसे बनवाया था दोस्तों। कब बनवाया था? 1784 ईस्वी में इसे बनवाया था। किसने बनवाया था? अवध के नवाब आसफ उद दौरानी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको दोस्तों आसिफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। आसिफी इमामबाड़ा मैं यहां पर लिख देता हूं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आसिफी इमामबाड़ा यह भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर, अकबर, बाबर या औरंगजेब? कमेंट करिएगा, ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। वीडियो लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो एक लाइक तो बनता है मित्रों, जल्दी से एक लाइक कर दें। और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल थे? किसके समकालीन थे? तो दोस्तों ये इनका शासनकाल दोस्तों 2 मुगल सम्राट के समकालीन हुआ। कौन कौन से? पहला तो आप ध्यान रखेंगे जहांगीर, ठीक है, और दूसरा ध्यान रखेंगे शाहजहां। 2 मुगल शासन के इनके समकालीन हुआ करते थे। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है तो उसका आंसर जहांगीर, बिल्कुल ए ऑप्शन सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, 224, 198 से 194, 194 से 185, 185 से 196। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले डिफरेंस देखिए,
इनका डिफरेंस -4 का आ रहा है, इनका डिफरेंस -9 का आ रहा है, इनका डिफरेंस -16 का आ रहा है, 16 का ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो अब आप देखिए, आप सभी को पता है ये 4 आपके 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, अगला वर्ग होना चाहिए 5 का वर्ग, और आप सभी को पता है 5 का वर्ग 25 होता है। तो आप क्या करेंगे, 169 में से 25 को घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या आएगा जवाब 4, 9 में से 5 गए 4, यहां पर भी 4, 144। तो गुरुजी 44 100 हमारे ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से तोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 225, हर्ष का विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन विषाद, दूसरा दुख, तीसरा खेद और चौथा वेदना। कमेंट करिएगा दोस्तों, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है। हर्ष का विलोम विषाद होता है दोस्तों, दुख कोई भी टिक नहीं करेगा। हर्ष का ऑप्शन, हर्ष का विलोम विषाद होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सभी को पता है, हर एक मॉडल पेपर के अंदर आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, आप उनका रेस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में किया करें। जी हां दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन देखो मैंने यहां पे लिख रखा है, आंसर इन द कमेंट बॉक्स। जी हां दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, आशा का विलोम, ठीक है मित्रों। आज की क्लास को, आज के मॉडल पेपर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आज की मॉडल पेपर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमारे 9 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं मित्रों। ये सभी के सभी मॉडल पेपर आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए राम के बाण के साबित होंगे दोस्तों, राम बाण साबित होंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस हर सभी मॉडल पेपर में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर लगता है आपके लिए, आपको वीडियो लगता है इंपोर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग इस वीडियो करेंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो करेंगे शेयर दोस्तों। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी करिएगा दोस्तों सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी नए मॉडल पेपर को अपलोड करूं तो सबसे पहले यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन भेजेगा दोस्तों। जी हां दोस्तों, और एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर जी पीडीएफ कहां है, पीडीएफ कहां है। तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है शाक्या जी जीके क्लासेस। क्या नाम है? शाक्या जी जीके क्लासेस दोस्तों, यह हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है दोस्तों, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी हां दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। कल मिलेंगे हमारे 10वें मॉडल पेपर के साथ, बहुत ही शानदार होने वाला है वो मॉडल पेपर, ठीक है मित्रों। इसी टाइम पर, कौन सा? 8 PM। जी हां दोस्तों, 8 PM पर आपके साथ हम मिलेंगे, ठीक है, एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत दोस्तों।